मुझे अचानक ख्याल आया और मैंने यशवंत से कहा, करतारपुर के एटमी बिजलीघर से रेडिएशन से महफूज तक टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट को बाकायदगी से जाते और इनकी सिक्योरिटी फौज के कमांडोज के सुपर्द है। तारापुर का एटमी प्लांट भी इनकी निगरानी में है। इसी बाइस एटमी प्लांट और टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुतल्लक हेडक्वार्टर्स में यकीनन कुछ फाइलें होंगी। रिसर्च इंस्टीट्यूट की कारकर्दगी से भी हेडक्वार्टर को मुतला किया जाता होगा। इसी तमाम फाइलें मुझे दरकार है। यशवंत ऐसे खामोश हो गया जैसे कुछ सोच रहा हो। मैंने बेरगबती बरतते हुए कहा कि मैं तो यूं ही आपसे ये बात कर दी, वरना एटमी बिजलीघर और रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों में हमारा राबिता है और हमें मुफस्सल मालूमात मिल रही है। मैंने तो महज इन मालूमात को टेली करने के लिए आपसे पूछा था। हाँ, ये ज़रूर है कि इस काम के वजह आपको खासी बढ़िएगा। मैं खामोश हो गया तो यशवंत बोला, ऐसी दो फाइलें हैं जो जनरल साहब अपने कमरे के सेफ में रखते हैं, चूंकि काफिंग ब्रांच में सबसे सीनियर और सुपरिटेंडेंट हो, इसलिए इन फाइलों से मुतल्लिक़ डाक टाइप करवाने के लिए और आईवी डाक फाइल करवाने के लिए जनरल साहब मुझे बुलाते हैं। जनरल साहब के कमरे में बड़े टाइपराइटर पर मैं टाइप करता हूँ और काफिया फाइल में लगा देता हूँ। ये दोनों फाइलें अलग अलग नहीं है, बल्कि एक फाइल मुकम्मल होने के बाद दूसरी फाइल ज़ेर इस्तेमाल है। जनरल साहब के हुक्म के मुताबिक हर आने वाली डाक के जवाब की कापी इसके साथ स्टील खरीदी जाती है। जनरल साहब का टाइपराइटर बिजली से चलता है और इनके कमरे में फोटोस्टेट मशीन भी है, लिहाजा कार्बन काफी नहीं बनाई जाती। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आपका इन फाइलों तक महज रसाई हमारा मकसद नहीं, लिहाजा इस बात को भूल जाए। अब ये बताए कि जनरल साहब और ब्रिगेडियर और दूसरे सीनियर अफसरान के दफ्तरों की सफाई कौन कौन से स्वीपर करते हैं। हमें इनकी रद्दी की टोकरियों में फेंकते हुए कागजात इनके टुकड़े चाहिए। यशवंत पौर ने बोला, आपका ये काम मैं करवा दूंगा और ऐसे तमाम कागजात मैं आपको मुहैया करूंगा। मैंने इसे टूका और कहा, नहीं यशवंत बाबू, दफ्तर में जो काम एक रूटीन में चल रहा है, इसमें आपकी मुदाखलत शक पैदा कर सकती है। आप सिर्फ इन स्वीपर का नाम मुझे दे दें, ये स्वीपर का काम है, उन्हीं से हम ये काम ले लेंगे। दूसरे, इस काम का मुआवजा निहायत कलील होगा जो आपके शायाशान नहीं। बड़ा काम और बड़ा मुआवजा जनरल की सीप में बड़ी फाइलों का उसूल था जो आपके लिए मुमकिन नहीं। कुछ देर खामोशी के बाद यशवंत ने से अगली डाक के मतलब पूछे तो इसने कहा कि आइंदा वो डाक हफ्ते में 2 दिन मंगल और हफ्ते के रोज दिया करेगा। डिलीवरी के लिए दोनों दिन दफ्तर से वापसी पर इसकी गली के बाहर सड़क पर दूध दही की दुकान पर एक जैसे तीलों की तब्दीली के जरिए और डाक की वापसी के लिए मंगल को रात 12 बजे जब वो चहल कदमी के लिए गली के बाहर तक आ जाया करेगा और हफ्ते कुशमी के बालाखाने से वापसी पर 11:30 बजे से 12 बजे के दौरान सड़क पर। मैंने कहा कि अव्वल तो मैं खुद या आया करूंगा, वरना मेरा एक साथी जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें होंगे और नजर की एंक लगाए होंगे तुम्हारे करीब आकर तुमसे सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगेगा और इसका कोड वर्ड डान होगा। डान सुनते ही तुम इस तीले में तब्दील कर लेना। इस दौरान यशवंत ने डाक का पिकट टेबल के नीचे से ही मुझे थमा दिया, जिसे मैंने अपनी लिबास में छुपा लिया। सब समझा कर जब मैं कुर्सी से उठने लगा तो यशवंत ने रुकते रुकते पूछा कि जनरल के दफ्तर की फाइलों का मुआवजा कितना मिल सकता है। मैंने कहा, यशवंत बाबू, जो काम आप नहीं कर सकते इसके मुतल्लिक़ पूछने का क्या फायदा। आप दोस्त हैं, लिहाजा आपको बताता हूँ, कम अज कम 50,000 रुपया। 50,000 का सुनते ही यशवंत की आंखें पट्टी की पट्टी रह गई। 70 की दिहाई में 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम तस्वुर की जाती थी। आजकल के जवान इस दौर के 50,000 का अंदाजा इस बात से लगा सकते कि पाकिस्तान में इस दौर में बकरे का साफ सुथरा गोश्त 4 रुपए किलो दस्तयाब था और सब चीजों की कीमत इसी निस्बत से आजकल के मुकाबले में बहुत कम थी और भारत में अंदरूनी मुल्क बनने और फायदा होने वाले अशिया की कीमतें पाकिस्तान से भी निस्बतन कम थी। यशवंत को वही छोड़कर मैं रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। मेरे साथियों ने बाजारों में घूमते हुए एक दुकान से स्कूल ड्रामों में गेट अप के लिए बनी मसनूई मूंछें और सिक्कों की हुई दाढ़ियाँ खरीद ली थी। उन्होंने तो ये महज तकरीबन खरीदी थी, लेकिन मैंने इनसे काम लेने का फैसला किया। बाल तो इनके पहले ही खासे बढ़ गए थे। मैंने उन्हें सिख तर्ज की बंदाई पगड़ियाँ भी खरीदने का कहा और अब मैं चारों साथियों के पास सिख गेट अप का मुकम्मल सामान था। यशवंत के साथ राबिते का मैंने मजबूत पुल बना दिया था। अब डाक लेने और वापस लुटाने का रूटीन का काम मैं उन्हें सौंपना चाहता था, क्योंकि गैर इरादी तौर पर मैं कई जगह बैक इन्वॉल्व हो चुका था और मेरे पास वक्त की कमी थी। सिनेमा से निकल कर मैं एक चश्मों की दुकान पर गया और सादा सफेद शीशों वाली 4
यशवंत की हालत देखकर मुझे यकायक सुबह सूझा, तो लिहाजा मैंने सीधा चौड़ी बाजार शिमी के बालाखाने में चला गया। सुबह बनारस और शाम ऊद के हुस्न की तरह तवाइफ के बालाखाने भी शामिल। चलने के बाद रंगीन और पुरकशिश होते अभी शाम के 4 बजे भी नहीं थे कि मैंने अपनी आमद की इत्तला तो एक अद सोया मेरा से मुझे अंदर ले गया। रात का सजाया हुआ हाल कमरे सिगरेट की टुकड़ों और ऊंधे पड़े गुलदानों बिखरे साजों और पल की चांदियों से उठा फड़ा था। मैंने मिरासी से कहा कि मुझे डेर दुरानी से मिलना है। थोड़ी देर बाद मुझे अंदर के कमरे में पहुंचा दिया गया, जहां शिमी 2-3 और लड़कियों के साथ ऊंधी तरची पड़ी सो और एक पलंग पर नीम दराज डेर दुरानी सिगरेट पी रही थी। इसकी नजरी सवालिया अंदाज से मैं वक्त आने का सबब पूछ रही थी। मैंने उसे कहा कि मैं शमी के मुतल्लिक़ कुछ बात करने आया हूँ, लेकिन इसके सवाल या निगाहें खत्म न हुई। मैंने 1000 रुपये उसे दिया और कहा कि मेरी बात गौर से सुनो और सही जवाब दे। 1000 रुपये ने मेरी बेवक्त आमद का एहसास उसके चेहरे से गायब कर दिया और वो मिरासी को गाली देकर पकारने लगी कि अभी तक मेरे लिए ठंडा नहीं लाया। इतनी देर बाद शमी और दूसरी लड़की अभी उठ बैठी। डेर दुरानी ने उन्हें इशारे किया और दूसरे कमरे में चली गई। सारी लड़कियों में सिर्फ शमी ने छोटी सी नथनी। मैंने डेर दुरानी से पूछा कि शमी की बात कहते हुए, तो डेर दुरानी ने भी सिर हिला दिया। मैंने पूछा नजराने क्या होगा, तो डेर दुरानी ने मुझे खरीदार समझते हुए कहा 20,000 से एक पाई कम नहीं। मैंने फिर पूछा यशवंत बाबू से भी इस मसले पर कभी बात हुई, तो कहने लगी वो बुढ़ा तो मेरी बच्ची का दीवाना हो रहा है। यहाँ पर 20,000 मेरी बच्ची के कदम में निछावर कर चुका है, लेकिन मैंने उसे साफ कह दिया कि 20,000 से कम हो तो इन सीढ़ी पर इस मकसद के लिए। फिर एक आह भरने कहने लगे क्या जमाना था, वो भी मेरी अम्मा बताया करती थी कि इस चौकट पर बड़े बड़े रईस और नवाब ज़ादे आ रहे थे। अब तो कुलजत ही कुलजत, जिसकी जेब में भी 100 रुपया होते हैं, बेड़ा बिला धड़क अंदर चला आता है। मेरी बच्चों के नाजुक पाँव नाचते नाचते छूट जाते हैं, 5 रुपये से ज्यादा वे नहीं देता। मैंने उसे कहा कि देखो अगर तुम्हें शमी के 35,000 मिल जाए तो। डेर दुरानी मेरी बुलाए लेकर कहने लगी जो हरी ही हीरे की कदर पे चाहते वो कुछ और भी कहना चाहती, लेकिन मैंने उसे टूक दिया और कहा कि तुम ऐसे करो कि जब यशवंत आए तो उसे कहना कि एक रईस ने 35,000 रुपए की पेशकश की है। मैंने उसे 1 हफ्ते की मोहलत मांगी। आप चूंकि हमारे पुराने शनास है इसलिए आपका पहला हक है। इससे पहले भी आपने हमारे 20,000 के मुतालिबे को पूरा न करके अपना नुकसान और हमारा फायदा किया है। अब 35,000 की ऑफर को भी आप सोच विचार में ज़ाया न कर दे। और रईस ज़्यादा तो इसे भी ज़्यादा देने पर आमादा हो जाएगा। आपके पास 1 हफ्ते की मोहलत है, वरना बाद में हमसे शिकवा लीजिएगा। इस मामले में मेरा जिक्र हरगिज़ किसी को न करना। गरज मैंने डेर दुरानी को खूब पिटी फड़ाई, लेकिन वो बेघर का बारान दी देती। कहने लगे हुजूर आपकी हर बात दुरुस्त है, लेकिन अगर यशवंत बाबू 35,000 पर राजी न हुए तो हम 20,000 भी जाएं, हम 20,000 में से भी राजी हो जाएंगे। मैंने उसे 1,000 और दिया और कहा कि अगर यशवंत 1 हफ्ते में 35,000 नहीं दे सका तो मैं 20,000 रुपये से भी दे दूंगा। ये मेरा वादा है, लेकिन शर्त ये कि मेरे कहे पर हर बात अमल करो। ये कहकर मैं वहाँ से चला आया। मैंने एक तरह से जुआ खेला था यशवंत। मुझे उम्मीद थी कि जब उसे शमी के उसूल के औकात का पता चलेगा तो वो बड़े से बड़ा रिस्क लेगा। मेरा ख्याल में इन 2 पायरों का 50,000 रुपये में उसूल मेरी सीनियर के लिए बहुत सस्ता सौदा था। हमारा एक ग्रुप फेल ही अपने इस मिशन में नाकाम हो चुका था, जबकि मतलूबा मालूमात हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। चौड़ी बाजार से वापसी पर मेरे साथियों के घर चले गए और आज की डाक की कापियाँ बनवाकर गुज़श्ता डाक की कापियाँ भी ले ली। मैंने साथियों से कहा कि आज से यशवंत को डाक लुटाने और वसूल करने की ड्यूटी इनकी जिम्मा है। कापियाँ भी वो खुद ही बनाया करें। मंगल और हफ्ते को डाक की वसूली और वापसी के औकात और जगह भी उन्हें बता दी और कहा कि बुध और इतवार की सुबह 10 बजे डाक की कापियाँ मुझे लूधी होटल के करीब मुगल महल रेस्टोरेंट में पहुंचा दिया करे। यशवंत से डाक लेने और वापसी के लिए 2 साथी जाया करे, जिनमें से एक की मूंछ और एंक लगाए, जबकि दूसरा अपनी असली हालत में उसे कवर करे। इसी वक्त मैंने एक फैसला किया जो मेरे सीनियर की हिदायत के खिलाफ था।
حالت کے تقاضے کے مطابق دی گئی ہدایت میں تبدیلی کا مجھے اختیار دیا گیا تھا۔ میں نے ساتھیوں کو لودھی ہوٹل میں اپنے رہائش اور ٹیلی فون نمبر بتا دیے اور انہیں کہا کہ کسی ایمرجنسی یا ضرورت کے تو مجھ سے ہوٹل میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ میری اس فیصلے کی 3 وجوہات ہیں، کہ میرا تقریباً ہر روز ان کے گھر جانا مناسب نہ تھا اور مالک مکان اور مزیداروں کو شک میں مبتلا کر سکتا تھا۔ 2 میرے ساتھیوں کو میرے متعلق کوئی علم نہ تھا اور کسی ایمرجنسی کی صورت میں مجھ سے رابطہ نہ کر سکتے تھے، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ اگر کہیں میں پکڑا جاؤں تو میرے متعلق بالکل اندھیرے میں ہی نہ رہے۔ میں آہستہ آہستہ انہیں ذمہ داریاں سونپنا چاہتا تھا کہ میری گرفتاری کی صورت میں وہ طے شدہ امور کو جاری رکھ سکے۔ اگلا سارا دن میں نے ہوٹل میں گزارا، بھیجنے والی ڈاک تیار کیا اور تازہ کارروائیوں کی کامیابی کی مفصل رپورٹ نہ دکھانے والی سیاہی سے لکھی۔ ہمدرد سے 20,000 روپے لینے اور ایشون کے لیے مزید روپیوں کی ضرورت بھی لکھی۔ تارافور مشن کی اب تک کی جانے والی کوششوں اور اس کے متوقع نتائج کے بارے میں بھی لکھا۔ غرض یہ کہ شام ڈلنے سے پہلے ڈاک کا پیکج بالکل تیار ہو گیا تھا۔ تو دوستو آج کے لیے یہی کافی ہے، کل ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے قسط کے ساتھ۔ تب تک اپنے آپ کا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اپنے دوست اسد کو اجازت دیجیے، شکریہ والسلام۔